आज का जो लेक्चर है, सेशन है, वो केस टेकिंग पे है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग इसीलिए भी क्योंकि सभी को पता है केस टेकिंग क्या है। सभी को पता है केस टेकिंग क्या है, लेकिन केस टेकिंग कब करना चाहिए या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत फ्यू को ही पता होता है। आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते विद द ब्लेसिंग ऑफ मास्टर्स, दैट इज हैनीमैन सर एंड विजयकर सर। सबसे इम्पोर्टेंट केस टेकिंग क्या है और अपन केस टेकिंग क्यों करते हैं, इसके पहले जानना बहुत जरूरी है। तो जो केस टेकिंग है, बेसिकली वो केस टेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, अपन प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। तो केस टेकिंग अपन क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है, टोटलिटी लेके अपन मेडिसिन देते हैं। लेकिन केस टेकिंग भी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। बिकॉज बिकॉज क्योंकि अपनी जो डिसीज है, या फिर जैसी डिसीज रहेगी वैसी केस टेकिंग रहेगी, और जैसी केस टेकिंग रहेगी वैसी मेडिसिन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे एग्जाम्पल पहला एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज के लिए या फिजियोलॉजिकल डिसीज होती है, उसके लिए केस टेकिंग का पैटर्न अलग होता है। देन होती है क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज, तो क्रॉनिक डिसीज मीन्स द कंस्ट्रक्टिव डिसीज। तो कंस्ट्रक्टिव डिसीज के लिए केस टेकिंग का पैटर्न अलग होता है। देन आती है डिस्ट्रक्टिव डिसीज, दैट इज सिफिलिस। और लास्ट स्टेज डिसीज, डिस्ट्रक्शन वाली डिसीज, इसके लिए केस टेकिंग का पैटर्न अलग होता है। ठीक है ना। तो जो केस टेकिंग होती है वो एक्यूट के लिए अलग होती है, क्रॉनिक के लिए अलग होती है, और लास्ट स्टेज के लिए सिफिलिस या डिस्ट्रक्शन पैटर्न के लिए अलग अलग होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो अपन केस टेकिंग का प्रोफार्मा लेते हैं, तो केस टेकिंग में क्या लेना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपने को क्या ठीक करना है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। वेदर वी आर वेदर अपन ठीक करने वाले हैं। तो केस टेकिंग का जो पैटर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अपन क्या ठीक करने वाले हैं पेशेंट्स में, अपने पास कौन सी डिसीज आई है। तो जैसे अपने पास कोई पेशेंट आया है, तो सबसे पहले अपने को कैटेगराइज करना पड़ता है कि पेशेंट को कौन सी डिसीज है, वेदर इट इज फिजियोलॉजिकल डिसीज, कंस्ट्रक्टिव डिसीज और डिस्ट्रक्टिव डिसीज। इसके हिसाब से अपन केस टेकिंग का पैटर्न यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ऐसा समझ लीजिए कि वी आर अ मैकेनिक। अपने पास मैकेनिक के पास क्या ठीक करने के लिए आ रहा है, उस पर से अपन अपना उसको टूल यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अपने गैराज में अगर कार ठीक करने के लिए आई, तो अपन जो साइकिल का पाना है वो उससे कार को ठीक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वैसे ही अपने पास एक्यूट डिसीज आई या साइकिल आई, तो साइकिल जो कार के पाना है या बाइक का पाना है, उससे अपन साइकिल ठीक नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से जिस जैसे अगर अपने पास साइकिल है, तो अपने को साइकिल के इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसको ठीक करना पड़ेगा। उसी प्रकार एक्यूट डिसीज कोई पेशेंट आता है, या एक्यूट कंडीशन लेके कोई पेशेंट आता है, या एक्यूट डिसीज या फिजियोलॉजिकल डिसीज आती है, तो अपने को एक्यूट केस टेकिंग लेनी पड़ती है। ओके। वैसे ही सेम वैसे ही सेम अगर अपने को पास कोई क्रॉनिक पेशेंट आता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी या क्रॉनिक पैथोलॉजी का कोई पेशेंट आता है, तो अपने को क्रॉनिक केस टेकिंग यूज करनी पड़ती है। और अपने पास अगर कोई लेट स्टेज के लिए आता है, डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी के लिए आता है, तो अपने को डिस्ट्रक्टिव या लेट पैथोलॉजी केस टेकिंग यूज करनी पड़ती है। ओके। इसी को अपन बोलते हैं, जैसे तो जो मेडिसिन इनमें से निकलती है, जैसे अपन ने केस टेकिंग की है, और केस टेकिंग के पास से जो मेडिसिन आएगी, जैसे फिजियोलॉजिकल डिसीज अपने पास आई, कोई एक्यूट डिसीज आई, और एक्यूट डिसीज को अपन ने केस टेकिंग के लिए प्रॉपरली केस टेकिंग हो गई एक्यूट डिसीज की, तो एक्यूट केस टेकिंग के बाद जो मेडिसिन देंगे उसको बोलते हैं एक्यूट मेडिसिन, या फिर उसको बोलते हैं आरएनए टाइप ऑफ मेडिसिन। ओके। वो आरएनए बेस्ड मेडिसिन होती है, क्योंकि आपकी जो भी एक्यूट डिसीज या फिजियोलॉजिकल डिसीज होती है वो कैसे बेस होती है, दैट इज आरएनए बेस्ड डिसीजेस होती है। अब ये आरएनए बेस्ड डिसीज मतलब क्या होती है,
कि जो भी आपको वायरल होती है, वायरल होता है, वायरेमिया बढ़ता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, ये बिकॉज ऑफ एम मैसेंजर आरएनए या अदर आरएनए के कारण होता है। तो अपने को यहाँ पे आरएनए बेस्ड मेडिसिन दी दी जाती है या देना पड़ता है। तो एक्यूट कंडीशन के लिए एक्यूट केस टेकिंग लेनी पड़ती है, और एक्यूट केस टेकिंग से जो मेडिसिन आती है अपन उसको आरएनए बेस या एक्यूट मेडिसिन बोलते हैं। देन जब अपन क्रॉनिक केस टेकिंग करते हैं, तो क्रॉनिक केस टेकिंग में डिसीज कैसे आती है? कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिसीज आती है। तो कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिसीज में क्या होगा? एक तो हाइपो होगा, हाइपो मतलब कम कंस्ट्रक्शन होगा या लेस होगा, या फिर हाइपर होगा। ओके, तो इसमें जो केस टेकिंग होंगी क्रॉनिक में, केस टेकिंग में इसको क्रॉनिक मेडिसिन जो देंगे अपन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। वो कैसी मेडिसिन होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को अपन इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को भी अपन क्या बोलते हैं? डीएनए बेस्ड मेडिसिन। व्हाट इज डीएनए बेस्ड मेडिसिन? जैसे एग्जांपल, किसी को हिमोरेजिक टेंडेंसी है, तो उसकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है? हमेशा ब्लीडिंग की टेंडेंसी है। तो क्रॉनिक कंडीशन में अगर उसको अपन कोई मेडिसिन देंगे ब्लीडिंग रोकने के लिए, और बार बार उसकी ब्लीडिंग ना हो, तो आफ्टर अपन केस टेकिंग जो मेडिसिन देंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलेंगे। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैसी रहेंगी? दैट इज डीएनए बेस्ड मेडिसिन रहेगी। इसीलिए विजयकर सर ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को, डीएनए बेस्ड मेडिसिन को क्या बोला है? दैट इज जीसीएस, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। तो वो कैसी है? दैट इज जेनेटिक मतलब डीएनए से रिलेटेड, डीएनए सिमिलिमम है, दैट इज डीएनए सिमिलिमम है। इसीलिए आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिलेगी। वही जब थर्ड पैटर्न रहता है, थर्ड पैटर्न इज लास्ट स्टेज डिसीज, डिस्ट्रक्टिव डिसीज। तो इस पैटर्न को बोलते हैं अपन, दैट इज स्टेट मेडिसिन। स्टेट मेडिसिन मतलब क्या होती है? स्टेट मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन को देख के मेडिसिन दी जाती है, उसको बोलते हैं स्टेट मेडिसिन। तो ये स्टेट मेडिसिन देने के लिए अपने को जो केस टेकिंग ली जाएंगी वो डिफरेंट होंगी। वो डिफरेंट किससे होगी? एक्यूट से डिफरेंट होंगी, क्रॉनिक से डिफरेंट होंगी। तो स्टेट मेडिसिन देने के लिए आपकी जो केस टेकिंग होंगी वो डिफरेंट होंगी। ओके, तो ये जो स्टेट मेडिसिन होती है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पेशेंट कोमा में है, या कोई गैंग्रीन की पैथोलॉजी है, या फिर कोई ऑटो इम्यून पैथोलॉजी है, या फिर कोई कैंसर है, तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी, जो मेडिसिन दी जाएगी, मतलब जो केस टेकिंग लेके जो मेडिसिन दी जाएगी उस मेडिसिन को क्या बोलेंगे? स्टेट मेडिसिन। तो इस स्टेट में, मतलब इस कंडीशन में जब अपन ऐसी पैथोलॉजीज में मेडिसिन देते हैं, तो केस टेकिंग में इनकी स्टेट ली जाती है। स्टेट ली जाती है मतलब पेशेंट की स्टेट ली जाती है कि इन कंडीशन में पेशेंट में क्या चेंजेस आए हैं। तो वन बाय वन अपन देखने वाले हैं। तो आज का मेनली फोकस अपना रहेगा क्रॉनिक केस टेकिंग के ऊपर। एक्यूट केस टेकिंग अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद एक्यूट मेडिसिन और उसका अप्रोच वगैरह। तो आज है अपन देखने वाले हैं क्रॉनिक केस टेकिंग और प्रोबेबली स्टेट केस टेकिंग। ओके, तो मैंने क्या बताया? केस टेकिंग तीन टाइप की होती है, दैट इज एक्यूट केस टेकिंग। तो एक्यूट केस टेकिंग इज फिजियोलॉजिकल केस टेकिंग, फिजियोलॉजिकल डिसीज के लिए अपन यूज करते हैं। ओके, देन आती है क्रॉनिक केस टेकिंग। क्रॉनिक केस टेकिंग अपन को किन डिसीज के लिए यूज करते हैं? दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिसीज के लिए यूज करते हैं, या फिर जो डिसीज फिजियोलॉजी से कंस्ट्रक्टिव में जा रही है उनके लिए यूज करते हैं, या फिर जो डिसीज कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव में जा रही है। तो इन तीन पैटर्न के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज अपन एक्यूट डिसीज, फिजियोलॉजिकल डिसीज को ही क्या बोलते हैं अपन? हैनीमैन सर ने उसको बोला है सोरा। वही क्रॉनिक डिसीज या फिर कंस्ट्रक्टिव डिसीज को ही हैनीमैन सर ने क्या बोला है? साइकोसिस। वही टर्चरी दैट इज थर्ड स्टेज को क्या बोला है? डिस्ट्रक्टिव, दैट इज सिफिलिस। सो क्रॉनिक केस टेकिंग अपन कब कब करते हैं? दैट इज सोरा टू साइकोसिस, सोरो साइकोटिक केसेस में पहला, सेकेंड इज साइकोसिस केसेस में,
देन साइकोसिफिलिस केसेस में। इन 3 कंडीशन में अपन क्रॉनिक केस टेकिंग करते हैं। लास्ट जो पार्ट होता है सिफिलिस या जो डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी वाली डिसीज होती है, उसमें अपन कैसी केस टेकिंग करते हैं? दैट इज स्टेट केस टेकिंग होती है। ओके, तो इनमें जो लास्ट टर्चरी पार्ट में कैसी केस टेकिंग होती है? स्टेट केस टेकिंग होती है। तो ये जो स्टेट केस टेकिंग होती है, अपन आगे देखेंगे। तो इस स्टेट केस टेकिंग में मोस्टली अपने को जो मेडिसिन आएंगी वो स्टेट मेडिसिन रहेंगी। मतलब क्या होगा, वो पेशेंट को उस कंडीशन से बाहर निकालेगी। वो उस पेशेंट की आइदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो सकती है या नहीं भी हो सकती, वो कंफर्म नहीं रहती है। ओके, वो उसकी स्टेट मेडिसिन कहलाई जाती है। और एक कंडीशन होती है, और एक कंडीशन केस टेकिंग होती है, इसको बोलते हैं स्टेम सेल सिमिलिमम। ये स्टेम सेल सिमिलिमम क्या होता है? मतलब इस जैसे मैंने बताया आरएनए बेस्ड मेडिसिन है, डीएनए बेस्ड मेडिसिन है, स्टेट मेडिसिन है। ओके, वैसे ही स्टेम सेल सिमिलिमम मेडिसिन होती है। ये एक केस टेकिंग का पैटर्न होता है। जब आप जब आपके या कोई पेशेंट के ऑर्गन अंडर डेवलप्ड है, कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहां पे स्टेम सेल सिमिलिमम की मेडिसिन दी जाती है ताकि वो ऑर्गन डेवलपमेंट उसका प्रॉपर हो सके, पूरा डेवलपमेंट हो सके। तो उसको बोलते हैं स्टेम सेल सिमिलिमम मेडिसिन। तो उस टाइम पे जो केस टेकिंग है वो डिफरेंट पैटर्न से होती है। तो इसीलिए अपने पास कौन सा पेशेंट आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कि पेशेंट कौन सा आएगा, उस हिसाब से अपने को क्या लेना है, केस टेकिंग करना है। सो इसीलिए आपने देखा होगा होम्योपैथी डॉक्टर्स में बहुतों को क्या होता है, कुछ केसेस में रिजल्ट आता है, कुछ केसेस में रिजल्ट नहीं आता। तो उसके पीछे का ये रीजन ही यही रहता है कि जो अप्रोच अपने को यूज करनी है, ट्रीटमेंट अप्रोच जो अप्रोच रहेगी वो अपनी हर केस में अलग रहेगी, हर केस में हर पैटर्न में अलग रहेगी। जो अपन ने के एक्यूट केस टेकिंग में यूज किए अप्रोच या केस टेकिंग किए है वो क्रॉनिक में नहीं कर सकते, या जो क्रॉनिक केस में यूज किया है वो डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी में या स्टेम सेल पैथोलॉजी में यूज नहीं कर सकते। तो जो अपना अप्रोच है वो टोटली डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस टाइप की, किस कंडीशन की डिसऑर्डर हुआ है। सो बेसिकली अपने पास जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं मोस्टली होम्योपैथिक के पास, जैसे बोलते हैं कि जूना टाजार बहुत जो ओल्ड कंप्लेंट पेशेंट है, तो दैट इज क्रॉनिक डिसीज। तो अपने को क्रॉनिक डिसीज के लिए कैसी केस टेकिंग यूज करनी है, दैट इज क्रॉनिक केस टेकिंग। तो एक्यूट केस टेकिंग अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज अपन देखेंगे क्रॉनिक केस टेकिंग। सो क्रॉनिक केस टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है तो अपन क्रॉनिक केस टेकिंग जो यूज करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि अपने को क्या देना है, मेडिसिन कौन सी देनी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब भी अपन देते हैं तो अपन क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को ही अपन ने विजयकर सर ने दूसरा नाम क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलियम। इसी को क्या बोला है अपने को, डीएनए बेस्ड मेडिसिन। तो अपने को यहाँ पे ये पेशेंट्स में जो क्रॉनिक पेशेंट्स है उसमें डीएनए के एक्सप्रेशंस देखने हैं। ओके, तो अपने को केस टेकिंग में क्या लेना है, डीएनए एक्सप्रेशंस। एक्यूट केस टेकिंग में अपने को क्या लेना है, एक्यूट केस टेकिंग जब देखेंगे अपन उसमें क्या लेना है, आरएनए एक्सप्रेशंस। ओके, तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि डीएनए एक्सप्रेशंस क्या है, आरएनए एक्सप्रेशंस क्या है। डीएनए मतलब क्या होता है, जो अपने को डीएनए एक्सप्रेशंस, अभी एक्सप्रेशन कहाँ पे आएंगे, दो फॉर्म में आएंगे। पहला आएगा फिजिकल फॉर्म में, दूसरा आएगा मेंटल फॉर्म में। ओके, तो फिजिकल फॉर्म में भी दो आते हैं, एक तो बॉडी साइंस आएंगी और दूसरा आएगा फिजिकल जनरल्स आएंगे। वन बाय वन अपन ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। और मेंटल्स में क्या आएगा, मेंटल्स में जो डीएनए एक्सप्रेशन रहेंगे जो इनबॉर्न है आपके बॉडी में,
इनबॉर्न है, मतलब क्या इनबॉर्न रहेगा, तो चार चीजें मेंटल एक्सप्रेशन में कंसीडर की जाती है। दैट इज जो इनबॉर्न आई है, मतलब आपका इंटेलेक्ट, सबसे पहले आएगा इंटेलेक्ट। आपको आपका इंटेलेक्ट कैसा है, आपका ब्रेन फंक्शनिंग कैसा है। तो इंटेलेक्ट में दो पार्ट आते हैं, दैट इज मेमोरी एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस। मेमोरी, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, तो इंटेलेक्ट में ये अपने को देखना पड़ता है। देन आता है मॉरल्स। मॉरल्स, मॉरल्स मतलब आपके संस्कार, वेदर इट इज गुड मॉरल्स और बैड मॉरल्स। देन आता है आपके विल, दैट इज विल मतलब दैट इज आपका विल कैसा है, आपका विल करेजियस है आप, कि टिमिड है, कि डरपोक है। तो ये कंसिडर होगा आपका विल स्ट्रांग है कि वीक विल है। देन आता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या, दैट इज आप, आपका बिहेवियर इज एक्सप्रेसिव बिहेवियर है कि नॉन एक्सप्रेसिव बिहेवियर है। ओके। देन आएगा फिजिकल जनरल्स में, क्या आएगा आपके, इसमें सारी चीजें आएंगे, आपका एपेटाइट, थर्मल थर्स्ट, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पैटर्न, स्टूल, यूरिन, पर्सपिरेशन, आपके आपके हेयर्स, आपका फेस स्ट्रक्चर, फिजियोग्नोमी, ये सारी चीजें आएंगे। और बॉडी में आएंगे आपके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, आपकी टेंडेंसीज, आपका डायथेसिस, ये सारी चीजें बॉडी में आएंगी। तो अपने को मेडिसिन कौन सी देनी है, दैट इज जी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही क्या होती है, डीएनए बेस्ड। तो अपने को यहाँ पे पेशेंट्स के डीएनए एक्सप्रेशंस देखना है। तो सबसे पहले जो केस टेकिंग स्टार्ट होती है, वो केस टेकिंग स्टार्ट होती है आपकी कि स्टार्ट विद द केस टेकिंग, आपकी अपॉइंटमेंट कैसी हुई, अपॉइंटमेंट उन्होंने कैसे लिया टेलीफोनिक से, ठीक है, वो आपके केबिन में एंटर कैसे हुए। ओके। तो आपकी जो केस टेकिंग का मेन पैटर्न रहेगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और आपको इस केस टेकिंग में क्या ऑब्जर्व करना है, दैट इज उसके डीएनए एक्सप्रेशंस या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना है। वेदर जैसे वो एंटर कैसा है, टिमिड एंट्री है, बोल्ड एंट्री है, फास्ट है, स्लो है। ओके। तो ये अगर कोई पर्सन की स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी खाता है, या फिर बहुत स्पीडली वॉक करता है, स्पीडली राइड करता है, तो ये कैसे है, उसका जो हरी नेचर जो है वो कहाँ से आया है, उसके डीएनए से आया है। तो ये जो डीएनए नेचर है अपने को यही ऑब्जर्व करनी है। ओके। तो आपकी केस टेकिंग कोई भी हो, वेदर इट इज एक्यूट केस टेकिंग हो, क्रॉनिक केस टेकिंग हो, या फिर स्टेम सेल केस टेकिंग हो, कि स्टेट केस टेकिंग हो, मेडिसिन हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट करना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेटरी सिम्टम्स पे बहुत ज्यादा भरोसा रखना है, रादर देन रादर देन माइंड सिम्टम। क्यों, क्यों ऐसा, क्योंकि माइंड माइंड कैन लाई, माइंड झूठ बोल सकता है, बट बॉडी कभी झूठ नहीं बोलेगी, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसलिए माइंड से ज्यादा आपको बॉडी पे ध्यान देना है। और बॉडी पे ध्यान आप कैसे देंगे, दैट इज ऑब्जर्वेशन से। तो आपको ऑब्जर्वेटिव सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ये चारों केस टेकिंग में आपको ऑब्जर्वेटिव सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके। तो क्रॉनिक केस टेकिंग में अपने को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे एंटरिंग करता है तो वो एंटरिंग क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है, फास्ट है, स्लो है, एंड उसके एक्सप्रेशंस, स्माइलिंग है, सीरियस है, एंशियस है, फियरफुल है, ये ऑब्जर्व करने हैं। और फिर केस टेकिंग हो जाने के बाद, आपने मेडिसिन दे जाने के बाद, वो पेशेंट ग्रीट्स कैसे करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अभी रिसेंटली एग्जांपल बताओ, मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे एक उनके ऑब्जर्वेटरी सिम्टम से बताया उनका केस कैसा क्रैक हुआ करके। तो उनके पेशेंट्स को एक पैच था लेफ्ट साइड ऑफ द थ्रोट पे, तो वो क्लियरली विजिबल पैच था। तो उन्होंने पेशेंट्स को केस हिस्ट्री लिया, मेडिसिन, फाइनल मेडिसिन
देने वाले थे, तो वो पेशेंट का एक बहुत कंटिन्यूअसली इंसिस्ट था उनको कि प्लीज़ वो पैच को वो देखे, टच करे करके। ठीक है ना? तो इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि जो पैच अपने को क्लियर दिख रहा है और वो पेशेंट आपको पैच को टच करने के लिए बोल रही है। सो इट इज़ वेरी अनयूजुअल थिंग। तो आपको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि उन्होंने जब पेशेंट बोल रहे हैं कि आपको वो टच करे करके, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लिक होना चाहिए कि जो पैच विजिबल है, पेशेंट लेडीज है, फिर भी आपको टच करने के लिए बोल रही है, तो ये ऑब्जर्वेटरी सिम्टम से उन्होंने सिम्टम लिया, देन मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। तो ऑब्जर्वेटरी सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन माइंड सिम्टम। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेटरी सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। देन start with our preliminary data. So that is our name, age, sex, occupation, status, religion, mother tongue, address, contact number. इस सब का इम्पोर्टेंस है, दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अभी एक एक का बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है नेम। नेम में क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज अपन अपना नाम बताते हैं। दैट इज एग्जाम्पल, मेरा नाम है स्वप्निल वानखेड़े। ठीक है, तो मैं अपना नाम कैसे बताता हूँ ये इम्पोर्टेंट है। कोई कोई अपना नाम क्या बताएगा, जैसे मैं शर्मा हूँ, कोई अपना नाम क्या बताएगा, मतलब वो सरनेम पहले बताते हैं। कोई अपना नाम क्या बताता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई अपना सरनेम पहले बताएगा, कोई फादर नेम को बहुत स्पेसिफिक करेगा। दैट इज, जैसे मेरा नाम है स्वप्निल ज्ञानेश्वर वानखेड़े, तो अपने कोई फादर को बहुत हाईलाइट करेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, स्पेशली इन, आपको ध्यान देना है नेम का इंपॉर्टेंस किसमें है, स्पेशली इन जो मैरिड वुमेन होती है, इनफर्टिलिटी की केसेस होती है, उसमें नेम का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। अब ऐसा क्यों कि जो मैरिड वुमेन हो गई, तो इफ मैरिड वुमेन अपना नाम शादी के बाद चेंज नहीं करती है, इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ऐश्वर्या राय। अगर ऐश्वर्या राय शादी के बाद अपना नाम चेंज नहीं करती है, वो राय अभी भी लगाती है, इसका मतलब क्या है, वो अपने मैटरनल साइड से बहुत अटैच है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उन्होंने जो हस्बैंड की साइड है अभी तक उसको एक्सेप्टेंस किया नहीं है। तो एक्सेप्ट, हस्बैंड की फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये आपको एक एंट्री मिल जाती है, स्पेशली इन द केस ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के केसेस में आपको एक एंट्री मिल जाएंगी कि उन्होंने हस्बैंड की साइड को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए वो हस्बैंड का सरनेम यूज नहीं कर रहे। हस्बैंड का सरनेम यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है उनको, यहाँ पे आपको एक कॉन्फ्लिक्ट मिल जाएगा इनफर्टिलिटी के केसेस में। ओके, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और एक केस बताता हूं मैं आपको, उससे आपको क्लियर होगा। एक पेशेंट थी, वो ही इज इन अ इंसैनिटी मैनियक स्टेट, और उसको ऐसा होता था कि ही यूज टू टॉक विथ हिज फादर। तो वो अपने फादर से बहुत क्लोज थी, और सडनली उसके फादर की डेथ एक्सपायर हो गई। लेकिन इतना क्लोज होने के कारण भी क्या होते थे, वो हमेशा अपने फादर से ही बात करती थी। इवन आफ्टर डेथ उसको उसके फादर दिखते थे, वो उसके फादर दिखते थे, उनसे बात करती थी। जब भी वो कोई प्रॉब्लम में जाती थी तो उनसे वो बातें शेयर करती थी। तो क्या होता था, वो अपने जब भी नाम लेती थी तो अपने फादर का नाम प्रोमिनेंस के साथ हाईलाइट करके लेती थी, और जब भी वो सिग्नेचर करती थी, वो अपने फादर के नाम से सिग्नेचर करती थी। वो ना खुद का नाम यूज करती थी, ना सरनेम यूज करती थी। वो क्या यूज करती थी, फादर्स नेम यूज करती थी सिग्नेचर में। तो इससे वो केस में ऐसा पता चला कि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच थी। उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, फिर भी वो अपने फादर से बात करती, उनसे उनको फादर दिखते। तो फिर उनको, दैट इज, अपने को कहाँ से पता चल रहा था, दैट इज नेम से ही। वो अपना नाम क्या बताती, क्या लिखती है, उससे। तो उस कंडीशन से उसको अपने फादर से बात करती है, ये करती है, केस हिस्ट्री लेके फिर उसको क्रोटालस कास्काविला मेडिसिन दिए थे। देन उसको उसके फादर दिखना बंद हुए थे, देन वो उसके फादर से बात करना कम हुआ था, एंड स्लोली उसका जो कनेक्शन था वो जो
स्टेट थी उसकी वो कम हो गई। वैसे ही मेरे पास एक इनफर्टिलिटी की केस आई थी। आफ्टर मैरिज उनका सरनेम था आफ्टर मैरिज उनका सरनेम था बोरकर, बट उनके इनिशियल जो सरनेम था वो आई थिंक गुजर था। वो यही यूज करती थी, बोरकर सरनेम यूज नहीं करती थी। तो मेरा केस एंट्री का पॉइंट यही से था कि व्हाई ही इज नॉट यूजिंग हर हस्बैंड सरनेम। तो आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाता है, और यहीं पे उनकी सेंसिटिविटी, उनकी जो थीम है पेशेंट की, वही यहीं पे छुपी होती है, और यहाँ से आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग ये रहती है कि अगर कोई पेशेंट आपको सरनेम पहला शो करता है, दैट इज मेरा सरनेम ये सो एंड सो है, तो अगर आपको कोई पर्सन सरनेम शो करता है, इसका इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि वो अपने क्लैन से बहुत ज्यादा अटैच है, पहली चीज। और उसके क्लैन ने कोई तो भी इम्पोर्टेंट या कोई बड़ा काम किया होगा, तो वो आपको पॉम्पस करता है, आपको दिखाना चाहता है कि हमारा क्लैन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इट इज आपको एक आइडिया मिल जाता है इससे कि आपका पेशेंट क्या शो करता है। अगर कोई कोई पेशेंट आपको, और एक बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा कि कोई 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 पेशेंट सिर्फ आपका इनिशियल नेम ही यूज करता है, कि जैसे मेरा नाम स्वप्निल है तो मैं स्वप्निल यूज किया, और ना मैंने फादर नेम यूज किया, ना सरनेम यूज किया, ना कुछ यूज किया। ओके, सिर्फ वन लाइनर यूज किया है। तो इट मीन्स दैट कि उसका उसकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, वो अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दे रहा है। तो फैमिली के साथ क्या इम्पोर्टेंस नहीं है, क्यों यूज नहीं कर रहा है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आपको एक क्लू मिल जाता है वहां से। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट था नेम का, इम्पोर्टेंस था नेम का। देन सेकंड, एज। एज से आपको बहुत सारी सर्टन डिसीजेस में पता चल जाती है, जैसे मेनोपॉजल डिसीज वगैरह। ठीक है। सेक्स से भी सर्टन डिसीजेस इम्पोर्टेंस आता है, और स्पेशली ये सेक्स का इम्पोर्टेंस आता है आपको चाइल्ड के केसेस में। ठीक है। जो बेबी रहते हैं वो इन्फेंट्स रहते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बिफोर प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ 10 ईयर्स तक, कुछ कुछ माँ बाप जो छोटे रहते हैं, वो अगर लड़का है तो लड़का होके लड़की के कपड़े पहनाते हैं, या फिर वाइस एंड वर्सा, अगर लड़की है तो लड़के के कपड़े पहनाते हैं। तो इस टाइम पे जब पेशेंट आपके सामने आता है तो उसका सेक्स डिटरमिनेशन अपने करने को थोड़ा जजमेंट को प्रॉब्लम जाता है। तो इस टाइम पे अगर आपको ऐसा वाइस एंड वर्सा दिखता है कि कपड़े चेंज पहने हैं, तो आपको वो चीज पे प्रूव करना है, क्योंकि वो पेशेंट का मतलब जो पेशेंट आया होगा, प्रोबेबली वही आपका कॉज रहेगा, वही पेशेंट का कॉज रहेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है करके। मे फैमिली को चाइल्ड मेल चाहिए होगा, लेकिन गर्ल हुई तो उसको मेल जैसा ही ट्रीट करना। ठीक है। दैट इज अगेंस्ट नेचर। तो अगेंस्ट नेचर होने के कारण आपको फ्यूचर में पैथोलॉजीज भी वैसे ही डेवलप होती है, आपको क्रॉनिक पैथोलॉजीज भी वैसे ही आएगी। सो इम्पोर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन में रखना आपको कि पैथोलॉजीज कैसे डेवलप हो रही है। तो बेसिकली आपको देखना है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। फिर नहीं तो क्या होता है, जैसे कुछ कुछ बच्चों को, जैसे लड़का है तो लड़की के कपड़े पहनाना, बड़े हेयर्स रखना। तो फिर जैसे बेबी डेवलप होता है, ग्रोन होता है, तो उनको क्या डेवलप होता है, दैट इज आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स, या आइडेंटिटी एरर डेवलप होता है, दैट इज आइडेंटिटी कंफ्यूजन डेवलप होता है। तो आपको ऑब्जर्व करते रहना है पेशेंट में कि कैसा उसका क्लोथिंग है, वियरिंग है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप इनफर्टिलिटी के केसेस देखेंगे, जो मैनिज गर्ल्स रहती है, मैनिज गर्ल्स मतलब जिनको बॉयज जैसे हैबिट रहती है, आपको वो एक ट्रेड मिलेगा। या फिर इफेमिनेट के केसेस में आपको मेल्स में गर्ल्स वाली हैबिट मिलेगी। ओके। तो आपको ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगा, उनके वियरिंग से। आपको ये सारी पता चलेंगे उनके वियरिंग से, उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, ये आपको ऑब्जर्वेशन से मिलेगा। ठीक है। ये आपको ऑब्जर्वेशन से मिलेगा, पेशेंट खुद होके नहीं बताएगा, तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ओके। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको प्रिलिमिनरी डाटा में ही मिल जाते हैं, तो आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ ध्यान देना है।
ठीक है? देन आएगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इज़ आपको बहुत सारे ऑक्यूपेशन विद एजुकेशन आता है इसमें। ऑक्यूपेशन और एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर क्या हो जाएगी कि क्या प्रोफ़ेशन है, प्रोफ़ेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है क्या? और डिसऑर्डर है तो वो फिर क्यों है, आपको ईज़िली पता चल जाएगा।